जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के। ठीक है, उसके लिए हम रेगुलर क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हम अब आपको पता है कि भूगोल देख रहे हैं, यानी जियोग्राफी के बारे में। और जियोग्राफी की आज हमारी ये तीसरी वीडियो होगी। इसमें हम भारतीय नदियों के बारे में देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए या फिर सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हम लिंक दिए दे रहे हैं। और आप अगर प्ले लिस्ट पर जाते हैं तो साथियों, ये आपको प्ले लिस्ट दिखेगी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से। यहाँ पर आपको पेट की एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक बार जाकर के आप अवश्य देखिएगा, संपूर्ण कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, जीके संबंधी और हिंदी संबंधी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब हम देखने वाले हैं भारतीय नदियाँ। देखिए, हम भारतीय नदियों को देखेंगे। अब देखिए, भारतीय नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके उनको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। तो याद रखेंगे कि भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम के आधार पर दो भागों में कर सकते हैं। कौन कौन से उद्गम होंगे दोस्तों? हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब देखिए, हिमालयी क्या होते हैं और प्रायद्वीपीय क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। देखिए साथियों, ये हमारा भारत है। ठीक है, और आपको पता है कोई नदी अगर निकलेगी दोस्तों, तो उसके निकलने का कारण क्या होगा? या तो कोई पहाड़ होगी, ठीक है, पठार या पहाड़ होगा, ठीक है, या दोस्तों कोई ना कोई ग्लेशियर होगा, ठीक है, पर्वत होगी, या फिर दोस्तों कोई ना कोई झील होगी। ठीक है, वहीं से नदियां अधिकतर प्रवाहित होती हैं। तो हमने बताया कि हम भारत की नदियों को दो अपवाह तंत्रों में बांट सकते हैं। पहला हमने बताया हिमालयी। ठीक है, तो आपको पता है ये यहाँ पे दोस्तों क्या है, भारत के उत्तर में दोस्तों क्या है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय में आपको पता है बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाते हैं, जहाँ से दोस्तों वो पिघलते हैं और नदियाँ का निर्माण होता है। तो हिमालय से दोस्तों निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं। देखिए, हिमालय नदियाँ में तीन प्रमुख अपवाह तंत्र मिलेंगे। एक सिंधु अपवाह तंत्र, दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से ठीक है सिंधु निकलती है, सिंधु नदी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र दोस्तों। ठीक है, देखिए सिंधु वाली यहां जाएगी दोस्तों और ब्रह्मपुत्र वाली इधर से आती। और आपको पता है कि एक हम और देखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र दोस्तों, ये गंगा नदी यहां से निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें हम देखेंगे साथियों, यहां पर आपको बहुत ही अच्छे सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कि भैया यहाँ पे हम तीन नदियों के बारे में, तीन अपवाह तंत्रों के बारे में जब देखेंगे तो पूरी नदियां आपके यहाँ की सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हिमालय नदी तंत्र क्या होता है। जो नदियां हिमालय से निकलेंगी, तो हिमालय नदी तंत्र आपको पता है ये पूरा हिमालय है। और यहाँ से दोस्तों मुख्यतः दोस्तों तीन नदियां होती, जिन्हीं पे सभी नदियां आश्रित हैं। कौन कौन सी नदी हैं? देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। देखिए, यहाँ है दोस्तों तिब्बत। ठीक है, तिब्बत है, और तिब्बत दोस्तों मानसरोवर झील पड़ता है, जिसके दोस्तों इस तरफ की तरफ एक सिंधु नदी निकल के आती है दोस्तों। यहाँ से एक सिंधु नदी निकल के आती है दोस्तों, ये इस तरफ को ना। तो सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, इसी में आपको पता है झेलम, चिनाब, है ना, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां इसी अफवाह तंत्र में आएंगी। फिर दोस्तों एक इस तरफ को, इसके विपरीत जस्ट निकलती कौन सी, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ पे सांगपो बोलेंगे, यहाँ दिहांग बोलेंगे। फिर दोस्तों आगे आके ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी, असम में जाएगी दोस्तों, असम जाने के बाद ये कहां जाती है, बांग्लादेश में दोस्तों चली जाती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारी नदियां हम देखेंगे। ठीक है, और जो तीसरा अपवाह तंत्र होगा दोस्तों, यहां आपको पता है कि आपका क्या पड़ता है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में दोस्तों पड़ेगा गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में, और यहां से दोस्तों गंगा नदी निकलेगी। तो गंगा नदी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में। और यहां पर दोस्तों ये आपकी यहां से बहते हुए दोस्तों बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर दोस्तों आपका छोटा सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से होता है दोस्तों ये बांग्लादेश में अरब सागर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में हम देखेंगे। केवल तीन नदियां, तीन अपवाह तंत्र होंगी आपके उत्तर भारत में, समझ सकते हैं, जो मतलब कि ऊपर तरफ, यानी कि हिमालय नदियों के नाम से इनको हम जानते हैं। दूसरा दोस्तों होगा प्रायद्वीपीय नदियां। अब समझिए प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। पहले प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, ये समझिएगा। देखिए, तीनों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे ये है आपका, देखिए यहाँ से, यहाँ पूरा बंगाल खाड़ी दोस्तों, ये पूरा है, और इधर दोस्तों अरब सागर है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ दोस्तों, यहाँ तक क्या है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखिए इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर अरब सागर। तो दोस्तों जो भूमि
तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जल से घिरा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और यहाँ की जो नदियां होंगी दोस्तों उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था दो भागों में बांटेंगे, पहला दोस्तों हिमालय नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे जो पर्वत पहाड़ होंगे, ठीक है, वहां से जो नदियां निकलेंगी इनको हम प्रायद्वीपीय नदियां बोलेंगे, क्योंकि ये प्रायद्वीप क्या होता है, जो कि तीनों तरफ से दोस्तों जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पता है आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी, कावेरी हो गया, ठीक है दोस्तों, कृष्णा हो गई, है ना, नर्मदा, ताप्ती, और इस तरह की नदियां हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आएगा, देखते हैं आगे। साथियों आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कौन कौन सी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हिमालय तंत्र, हिमालय अपवार तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवार तंत्र। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों हिमालयी अपवार तंत्र। देखिए हिमालयी अपवार तंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा जो हिमालय है ना, वहां से जो नदियां निकलती है दोस्तों 12 मासी होती है, यानी कि इसमें दोस्तों हमेशा पानी रहेगा। देखिए आपको पता जो नदियां होती है ना, उसमें पानी के दो कारण होते हैं। एक तो दोस्तों कोई ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ का पानी वो आएगा, नदियों बहता रहेगा, और दूसरा दोस्तों वर्षा का पानी। देखिए अगर हम दोस्तों जो हिमालय नदियां हैं, देखिए ये दोनों नदियां हैं ना, हिमालय नदियां, दोस्तों हिमालय नदियों के जल स्रोत पता क्या होता है, पहली चीज ग्लेशियर यानी कि बर्फ पिघलता रहता है, ठीक, ग्लेशियर, और दूसरा दोस्तों वर्षा का भी पानी इसमें आता है। ठीक है, तो आपको पता है ये नदियां हमेशा कभी सूखेंगे नहीं। देखिए गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में वर्षा नहीं होगा तो दोस्तों ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर का पानी रहेगा, मतलब ये नदियां हमेशा कह सकते हैं साल भर दोस्तों हरी भरी यानी कि पानी इसमें होता है। मगर दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां, देखिए आप प्रायद्वीप भारत में कोई भी ग्लेशियर है नहीं, तो ये नदियां पूर्णतः दोस्तों बारिश पे डिपेंड करती है, यानी वर्षा के पानी पर ही डिपेंड करती है, और गर्मियों में दोस्तों ये नदियां सूख सी जाती हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि कौन सी नदियां हमेशा हरी भरी रहेंगे, तो हिमालय क्षेत्र की नदियां दोस्तों हमेशा इनमें पानी रहेगा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों हमेशा इसमें पानी नहीं रहता, क्योंकि ये केवल और केवल वर्षा पे डिपेंड है, ना कि किसी ग्लेशियर पे। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हिमालय नदियों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हिमालयी अपवार तंत्र की नदियां 12 मासी होती, क्योंकि ये वर्षा और बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती, हमने बता दिया है। और आपको बता दें कि हिमालयी अपवार तंत्र की प्रमुख 3 नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी हिमालय अपवार तंत्र की नदियां प्रमुख हैं, तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहले हम आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। अभी हमने बताया कि साथियों सिंधु नदी तंत्र कहां से निकलेगी, तिब्बत से, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास दोस्तों बोखरचू हिमनद से। ठीक है, कौन सा, बोखरचू हिमनद से। आपको पता है कि इस तरह को सिंधु नदी निकलती है, और उसके जस्ट विपरीत दोस्तों कौन सी बहती है, हमने बताया ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई अगर बात कर लें तो 2880 किलोमीटर है दोस्तों, मगर आपको पता है कि यह साथियों भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। उसके बाद ये पता है आपको कहां, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो देखिए ये नदी आपको पता है तिब्बत में भी पड़ेगी, ठीक है, भारत में आएगी, भारत के बाद पाकिस्तान चली जाएगी। कहां से निकलती है क्षेत्र, इसका उद्गम क्षेत्र याद रखेंगे, ये तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत की श्रेणी में बोखरचू हिमनद मिलेगा दोस्तों। देखिए बोखरचू अगर ऑप्शन में नहीं आता तो मानसरोवर झील याद रखेंगे। ठीक है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील या फिर बोखरचू हिमनद से निकलती है, और इसका विस्तार दोस्तों 3 देशों में है, यानी तिब्बत यानी कि चीन इस पर दोस्तों अधिकार कर रखा है जबरदस्ती, तो चीन कह सकते हैं, भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अब देखिए याद रखेंगे पाकिस्तान की दोस्तों राष्ट्रीय नदी है, आप जैसे अपने यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा नदी। ठीक है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की नेशनल रिवर क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और गिलगित। जिनमें से दोस्तों आपको पता है ये आपकी मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सिंधु जल समझौता, क्या साथियों, सिंधु जल समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 हुआ। कब दोस्तों, 19 सितंबर 1960, डेट याद रखेंगे 1960 में।
किसके किसके बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है कि दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, देखिए भारत के पीएम थे मगर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था? राष्ट्रपति। वहां के पीएम मत बोल देना, ठीक है, राष्ट्रपति। देखिए भारत के पीएम कौन थे? नेहरू जी, और वहां के राष्ट्रपति कौन से? अयूब खान। इन दोनों के बीच दोस्तों ये समझौता हुआ था, किसकी मध्यस्थता से, मतलब किसने इसमें हेल्प किया था? तो विश्व बैंक की सहायता से। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों ये समझौता कराची शहर में हुआ था। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया था कि किसकी सहायता से हुआ? तो विश्व बैंक की सहायता से। कहां हुआ? तो कराची शहर। कराची आपको पता है पाकिस्तान में पड़ता है, कराची में बैठ के दोस्तों ये समझौता हुआ था। अयूब खान थे और आपके नेहरू जी थे और विश्व बैंक की सहायता से ये हुआ था। अब देखिए आप पूछे सर इसमें हुआ क्या था, तो मैं आपको बता दूं 6 नदियां हैं ना टोटल। कौन कौन सी? देखिए पूर्व में मतलब ऊपर की ओर 3 नदियां और नीचे की ओर पश्चिम की ओर दोस्तों 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? व्यास, रावी, सतलज। ये 3 नदियां दोस्तों ऊपर की ओर। देखिए व्यास, रावी, सतलज का 80% पानी दोस्तों भारत यूज करेगा और 20% दोस्तों पानी क्या करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक, इसमें यह कहा गया है। और पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम के दोस्तों 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, और 20% पानी दोस्तों इंडिया यूज कर सकता है। तो आप याद रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है दोस्तों किस मतलब कि कौन सी नदियों का पानी भारत यूज करेगा? तो व्यास, रावी और सतलज। व्यास, रावी, सतलज का दोस्तों 80% पानी दोस्तों भारत यूज करेगा। और सिंधु, चिनाब, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपका सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता। चलिए अब दोस्तों सिंधु की सहायक नदी देखते हैं, झेलम। पहली नदी झेलम दोस्तों याद रखेंगे, झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। आपसे पूछा जाएगा कि झेलम का दोस्तों पुराना नाम ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था दोस्तों? वितस्ता नदी के नाम से इसको हम जानते थे। और आपको बता दें कि इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? बेरी नाग झील, कश्मीर से। कहां से? झेलम का दोस्तों बेरी नाग झील, ठीक है, बेरी नाग झील से दोस्तों होता है। देखिए झेलम झील से दोस्तों, कौन सी झील से? बेरी नाग झील से। और एक चीज याद रखेंगे कि इसी नदी किनारे यानी झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर शहर दोस्तों झेलम के किनारे बसा हुआ है साथियों। और झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो किशन गंगा, लिदार और करवेश, ये सहायक नदी दोस्तों, जिनमें से आपको किशन गंगा को थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। और याद रखेंगे कि झेलम नदी दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा दोस्तों कि एक नदी बहती है, इस तरफ दोस्तों आपका इंडिया होता है और उस तरफ दोस्तों पाकिस्तान। तो कौन सी नदी आपको दिखती है मूवी में? तो आपको पता होगा कि वो झेलम नदी है, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों झगड़ों के बीच की नदी कौन सी? झेलम नदी है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बनाती है? सीमा निर्धारित करती है। और दोस्तों ये परियोजना को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, तुलबुल और किशन गंगा परियोजना। दोस्तों देखिए किशन गंगा दोस्तों झेलम की सहायक नदी पे स्थित है, मगर दोस्तों वो झेलम की सहायक नदी, इसीलिए दोस्तों इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना आपसे पूछा है किसके ऊपर दोस्तों? तुलबुल किस पे है? तो झेलम पे। किस पे? झेलम नदी पे कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो तुलबुल परियोजना दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरी दोस्तों सहायक नदी है कौन सी? चिनाब। चिनाब को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम क्या था? अस्किनी। क्या साथियों चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। और याद रखेंगे ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, ठीक है। और आपको बता दें कि यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और आपको बता दें इस पर दोस्तों बगलिहार बांध बना। कौन सा? बगलिहार दोस्तों। चिनाब आपको पता होगा, चिनाब पे दोस्तों एक दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों रेलवे पुल बन रहा है ना, इस गुंबद आकार का, दोस्तों पता होगा ना। चलिए तो दोस्तों चिनाब नदी पर कौन सा बांध है? बगलिहार दोस्तों बांध है, जो कि दोस्तों विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये विवाद है, ठीक है। चलिए और इस पर कौन कौन सी योजना है? तो यार कहेंगे सलाल बांध, दुलहस्ती और बगलिहार। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। कौन सा? सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार दोस्तों किस पर हैं? चिनाब नदी पर। ये दोनों बहुत याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस नदी पर हैं? तो चिनाब या चिनाब नदी पर दोस्तों कौन कौन सी परियोजना है? सलाल बांध बनाएगा, दुलहस्ती और बगलिहार, ठीक है।
अगली हार दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, विवादित है, फालतू पाकिस्तान परेशान रहता है। ठीक है, चलिए तीसरी नदी है दोस्तों व्यास नदी, जिसको हम विपाशा बोलते हैं। ठीक है, विपाशा वसु नहीं, विपाशा केवल। ठीक है, याद रखेंगे व्यास का पुराना नाम क्या है, विपाशा। ठीक है, यह रोहतांग दर्रे के निकट दोस्तों व्यास कुंड यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती, कहां से साथियों, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से दोस्तों निकलती। और एक चीज इसके बारे में ये याद रखना कि भैया ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी है जो कि भारत से निकलकर दोस्तों भारत में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि ये पाकिस्तान नहीं जाती। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं जाती मेरे साथियों। और आपको बता दें इस पर दोस्तों पोंग परियोजना बनाया जा रहा है। ठीक है, पोंग परियोजना किस पे है, तो व्यास नदी पे। और बता दें आपको कि देखिए सतलुज नदी पे दोस्तों जहां मिलती है वहां हरिके बांध बनता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगली नदी है दोस्तों रावी नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका पुराना नाम है परशुराणी। क्या नाम है, परशुराणी नदी दोस्तों, याद रखेंगे। और इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के समीप से दोस्तों इसका क्या होता है, उद्गम होता। और इस पे दोस्तों कौन कौन से परियोजना है, तो आपको पता चेमेरा परियोजना या फिर चमेरा परियोजना दोस्तों। और फीन बांध दोस्तों आपको कहां है, रावी नदी पर है। कहां है, रावी नदी पे दोस्तों ये सब चीजें स्थित है। इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला दोस्तों सतलुज बांध, सतलुज नदी का दोस्तों पुराना नाम क्या था, सतुद्री नाम था। और आपको बता दें कि यह मानसरोवर के निकट राकस ताल झील, क्या राकस ताल, देखिए आपको सतलज से ताल सत है ना, यहाँ पे आपको लग जाएगा सतलज है, सताल है ना, सताल लग जाएगा ना, ये आपको मिलता हो मिल जाएगा, इसलिए याद रख लेंगे कि सतलज राकस ताल है ना, तो झील से निकलती है साथियों। और आपको बता दें कि यह सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करेगी। और इस पे दोस्तों आपको पता है भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, ये पता होगा कि गुरुत्वीय आधार पे सबसे ऊंचा बांध है ना, गुरुत्वीय आधार पे दोस्तों सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, चलिए वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा, मगर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा बांध है कोल बांध। और नाथपा झाकरी बांध दोस्तों किस सतलज नदी पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने पहला देख लिया क्या अफवाह तंत्र था, तो सिंधु अफवाह तंत्र हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, क्या ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। साथियों देखिए ये है अपना भारत, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत में साथियों को पता है, हमने बताया था यहाँ से दो नदियाँ एक दूसरे के विपरीत निकलती हैं। एक हमने बताया था कि यहीं से दोस्तों मानसरोवर झील से इस तरह को निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ देखिए तिब्बत है, तिब्बत में पड़ता है चेमा युंगडुंग, क्या चेमा युंगडुंग की पहाड़ी। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, क्या चेमा युंगडुंग। ठीक है, अभी आपको बताएंगे भी, अभी समझ लीजिए। यहाँ से दोस्तों क्या निकलेगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखिए मगर दोस्तों आप सोचेंगे ना कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है, तिब्बत से, मगर दोस्तों तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो यहाँ इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो क्या होता है दोस्तों, प्यूरीफायर। क्या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते हैं, सांगपो। अब देखिए यहां से साथियों को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना भारत में कहां से प्रवेश करेगी, देखिए अभी तक तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो। अब देखिए जैसे भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश से, कहां से, ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रख लेना है दिहांग नाम से। क्या दिहांग नदी बोलते, क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहां आ जाएगी दोस्तों, तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहां जाती है, तो असम में जाती। कहां जाएगी दोस्तों, ये असम में जाती है। और पता है असम में किस नाम जानते हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र को कहां पुकारा जाता है दोस्तों, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और देखिए असम में दोस्तों आपको पता है कि असम में ही ये डिब्रूगढ़ के पास दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, यानी कि मांजुली नदी द्वीप दोस्तों यही असम में ही स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए असम के बाद दोस्तों ये कहां जाती है, इधर से प्रवेश करते हैं असम से दोस्तों ये बांग्लादेश में जाएगी। और बांग्लादेश में दोस्तों इसको किस नाम जानते हैं, तो बांग्लादेश में दोस्तों इसको हम जमुना कहते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना कहते हैं मेरे साथियों, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। और दोस्तों फिर ये क्या करता है, इसी में आके दोस्तों कौन सी, गंगा नदी प्रवेश मिल जाती है दोस्तों। और जब गंगा नदी इसमें मिलती है तो इसके दोस्तों संयुक्त धारा हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेघना कहा जाता है इसके संयुक्त धारा का दोस्तों गंगा नदी में मिलने के बाद। तो ये चीज आप समझ गए। फिर इसके बाद दोस्तों ये कहां कूद जाती है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में कूदती है। और वहां पर साथियों विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे
बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। तो ये है आपके किसकी कहानी, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए एक बार दोबारा बता देखिए, ब्रह्मपुत्र को कहाँ बोलते हैं, सांगपो कहाँ जानते हैं, सांगपो नाम से दोस्तों कहाँ जानते हैं, तिब्बत में। जब ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम जानते हैं, दिहांग नदी जानते हैं। और जब दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से ये कहां पहुंचती है, असम में, तो असम में दोस्तों एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, और असम में से प्रवेश करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर दोस्तों असम के रास्ते होते हुए दोस्तों ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उधर से साथियों आपकी आती है कौन, गंगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं तो इनके जो संयुक्त धारा होता है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये मेघना जब दोस्तों दोनों की संयुक्त धारा दोस्तों कहाँ को होती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तब दोस्तों एक बहुत बड़े द्वीप डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मैप पे अब चलिए आपको दिखा भी देते हैं, पढ़ा भी देते हैं। चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद अंतर दोस्तों, आपको पता ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग की पहाड़ी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, पहाड़ी में ग्लेशियर कर लीजिएगा ना, तिब्बत से निकलती हैं, जहां इसे सांगपो के नाम जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या, सांगपो। और सांगपो का अर्थ पता क्या होता है, इसका होता है अर्थशोधक, ठीक है, मतलब प्यूरीफायर, जैसे पानी को प्यूरीफाई करता है उसी तरह से इसका नाम क्या होता है, प्यूरीफायर को क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले से प्रवेश करता है, जहां इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे नामचा बरुआ पर्वत के निकट से ये निकलती है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यही नदी कहां पहुंचेगी, तो दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पहुंचेगी, तो असम में प्रवेश करती, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र में दोस्तों हमने बताया कि डिब्रूगढ़ के पास विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप, ठीक है। चलिए और अब असम के बाद दोस्तों ये पता है कि आपको कहां, बांग्लादेश में कूद जाती है। तो आपको पता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाएगी तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अंत में यह दोस्तों पद्मा नदी, यानी देखिए बांग्लादेश में गंगा नाम पद्मा हो जाता है ना, यानी पद्मा नदी यानी गंगा के साथ मिलकर दोस्तों मेघना नाम से जानी जाती है, और इसकी संयुक्त धारा मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, और जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दो चीजें याद रखेंगे, पहली चीज जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम मांजुली नदी द्वीप कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी ही दोस्तों गंगा नदी के साथ मिलकर दोस्तों सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और आपसे कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया टेट में भी, ठीक है, कि सुंदरवन डेल्टा, देखिए मैंग्रोव वन सबसे कहां पाए थे दोस्तों, मैंग्रोव वन के लिए फेमस जगह क्या है, सुंदरवन, ठीक है। तो याद रखेंगे सुंदरवन में कैसे वन पाया था दोस्तों, मैंग्रोव वन, तो ये चीज आपको याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया और धुबरी, ठीक है। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों, संकोसी नदी इसमें मिलती है जो कि भूटान से निकल के आती है। तीस्ता नदी दोस्तों आपको पता होगा, तो तीस्ता नदी दोस्तों इसका क्या है, जल विवाद है, किसके किसके साथ दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। आपसे पूछेंगे तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। दूसरा दोस्तों तीसरी मानस नदी, आपको पता है मानस अभ्यारण्य दोस्तों इसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी निकलती है, कहां से, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी निकलती है, और मानस अभ्यारण्य दोस्तों आपको पता होगा ना इसी के किनारे स्थित है असम में, ठीक है। स्वर्णश्री दोस्तों तिब्बत से निकल के आती है, ये भी इसी का सहायक नदी है। इसके अलावा मेरे साथियों एक लोहित नदी आती है, क्या, लोहित नदी दोस्तों आपको पता है कि तिब्बत से निकलकर असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों, लोहित नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदी, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। और याद रखेंगे दोस्तों ये लोहित नदी किस लिए फेमस है, क्योंकि दोस्तों कि असम में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल दोस्तों कौन सा, सड़क पुल बनाया गया था लोहित नदी पर दोस्तों, कहां से कहां तक, ढोलिया से सादिया तक, कहां से, ढोलिया से सादिया के बीच दोस्तों बनाया गया था, जिसका नाम भूपेन हजारिका दोस्तों, भूपेन हजारिका जी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रख दिया गया, भूपेन हजारिका पुल है, जो कि दोस्तों 9.2 किलोमीटर है, यानी असम में दोस्तों भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, किस नदी पर, तो लोहित नदी पर। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी दोस्तों, इसी पर यह पुल बनाया गया जिसका नाम भूपेन हजारिका है, 9.2 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए साथियों अब देखिए, अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो तीसरा नदी तंत्र बचा है दोस्तों हिमालय का, उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर
और यहाँ पे साथियों आपको ये दिखेगा ये वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 क्लासेस, ठीक, संपूर्ण कोर्स, इसमें आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा पेड का। तो इसे एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आपका वीडियो या फिर दोस्तों पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हमसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। ये आपको प्ले लिस्ट दिखेगा, यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो संपूर्ण हिंदी। दोस्तों यहाँ से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं वीडियो के लिए, एग्जाम के लिए, और यहाँ से दोस्तों आप यूपी पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस संपूर्ण पढ़ा दी है, तो यहाँ से आप यूपी स्पेशल को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।